हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के गद्य पाठ लखनवी अंदाज को समझाऊंगा। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल। पहले लेखक यानी राइटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर लेसन की रूपरेखा यानी आउटलाइन को समझेंगे, उसके बाद लेसन की समरी समझाऊंगा और तब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से भी हुआ। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार पाए जाते हैं। वे यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक, सच्चाई पर बेस्ड शैली के एक विशेष रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता यानी समान न होने की स्थिति, राजनैतिक पाखंड यानी दिखावा, शो ऑफ और रूढ़ियों यानी ऐसी परंपराएं जिनका कोई सही लॉजिक न हो, ऐसी रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं बहुत ही मुखर हैं, बहुत ही क्लियर और साफ सुथरी हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। झूठा सच उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक उल्लेख किया गया। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। यशपाल की रचनाओं की भाषा बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही रियल और सजीव है, यानी उसमें लाइफ भरी हुई है, जिंदा है, जो उनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। अब हम लोग पाठ की रूपरेखा देखेंगे। लखनवी अंदाज एक व्यंग है। व्यंग यानी मजाक उड़ाना, आलोचना करना। तो इस तरह से लखनवी अंदाज एक व्यंग है। यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक ये व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। इस रचना में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कथ्य किसको कहते हैं। कथ्य का मतलब है यानी जो कहा जा सके, कही जा सकने वाली बात। दूसरा वर्ड जो हमारे पास यहाँ पर भारी है वह है सामंती। सामंती यानी जागीरदारी, जमींदारी व्यवस्था को मानने वाले लोग। और कटाक्ष मीन्स कमेंट करना, हंसी उड़ाना। इस रचना में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन जीने का आदी है। आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। चलिए अब हम लोग पाठ का सार देखते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि लेखक कोई नई कहानी लिखने के लिए, उस विषय के बारे में सोचने के लिए अकेली जगह चाहता था, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। साथ ही उसकी यह इच्छा भी थी कि वह रेल की खिड़की से रास्ते में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कुछ सोच सके। जिस डिब्बे में लेखक चढ़ा उसमें पहले से ही एक नवाब साहब पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक के उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब ने कोई उत्साह या जोश नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि नवाब साहब उसके इस डिब्बे में आने से इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे जैसी साधारण चीज खाने में संकोच हो रहा था। जब बहुत देर हो गई तो नवाब साहब को लगा कि वह खीरा किस प्रकार खाएं। तब हार कर उन्होंने लेखक को भी खीरा खाने की दावत दी, जिसे लेखक ने धन्यवाद के साथ ठुकरा दिया। लेखक द्वारा खीरा खाने के लिए मना करने पर नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। इसके बाद जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे
उन्हें घिसकर उनका झाग निकाला और बहुत सावधानी से छीलकर खीरों की उन फाकों को करीने से तौलिए पर सजाया। ये सब करने के बाद उन्होंने उन फाकों पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी यानी छींट दी। यह सब देखकर लेखक और नवाब साहब दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। इतना सब करने के बाद नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने की दावत दी। खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव यानी ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया कि उसका मैदा कमजोर है। मैदा मीन्स पेट, डाइजेशन। तब नवाब साहब ने फाकों को सूंघा, स्वाद का आनंद लिया और उन फाकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। लेखक को लगा जैसे वे उससे कह रहे हैं कि ये है खानदानी रईसों का तरीका। इसके बाद लेखक को नवाब साहब के मुंह से भरे पेट की ऊंची डकार का स्वर भी सुनाई दिया। ये सब देखकर लेखक सोचने लगा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भर जाता है और ढकार आ सकती है, तो बिना विचार किए, बिना घटना के और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ में लेखक ने इस पूरी कहानी का निचोड़ और अपना लेसन और अपना मैसेज अपने रीडर्स तक यानी हम पाठकों तक पहुंचा दिया। अब हम लोग यहाँ से इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करते जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसका उत्तर है, लेखक को नवाब साहब के निम्नलिखित हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। पॉइंट नंबर 1, लेखक के उस डिब्बे में अचानक ही पहुंचने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में यानी अकेले बैठकर सोचने में रुकावट का असंतोष दिखाई दिया। पॉइंट नंबर 2, नवाब साहब ने लेखक की संगति के लिए भी उत्साह नहीं दिखाया, जिससे यह लग रहा था कि वे उससे बातचीत करने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं है, जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई जोश नहीं दिखाया। अब दूसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? इसका उत्तर है, बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। विचार कहानी लेखन के लिए लेखक को प्रेरित करते हैं, घटनाएं कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं और पात्र कहानी में प्राणों का संचार करते हैं। ये सभी कहानी के आवश्यक तत्व हैं। इनके बिना लिखी गई रचना को एक स्वतंत्र रचना कहा जा सकता है, लेकिन हम उसे कहानी नहीं कह सकते। इसलिए हम यशपाल के विचार से पूरी तरह सहमत हैं। तीसरा प्रश्न है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, नवाबों की बहुत सी सनकें हैं, उसमें से पान खाने की सनक सबसे अलग और अनोखी होती है। कुछ नवाब तो एक पल के लिए भी पान के बगैर नहीं रह सकते। वे जहां भी बैठेंगे उनका पानदान उनके साथ रहेगा। वे बड़े आराम से पानदान में से पहले पान का पत्ता निकालेंगे और उसकी डंडी को बहुत ही यत्न और नज़ाकत के साथ कैंची की मदद से काटेंगे। इसके बाद पान को साफ कपड़े से या तो पोंछेंगे या फिर उसे पानी से धो लेंगे। इसके बाद चूना और कत्था पान में लगाएंगे। इलायची, सौंफ, गुलकंद आदि उसमें मिलाएंगे और फिर उसकी तह बनाकर बड़ी नज़ाकत से मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाना शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया? तो इसका उत्तर इस प्रकार है,
लेखक भीड़ से बचना चाहता था और एकांत में रहकर अपनी नई कहानी के बारे में सोचना चाहता था। इसके साथ ही वह खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देखना चाहता था, इसलिए उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया। अब है प्रश्न नंबर 5। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। इस वाक्य में किस आत्मसम्मान की बात कही गई है? इसका उत्तर है, जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो उसने नवाब साहब को पालथी मारे बैठे हुए देखा। लेखक को महसूस हुआ कि उसके अचानक इस डिब्बे में आ जाने से नवाब साहब के एकांत चिंतन में विघ्न पड़ा है, यानी डिस्टरबेंस हुआ है। लेखक को भी अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा था, यानी अपना प्रेस्टीज बहुत प्यारा था, इसलिए उसने भी अपनी ओर से नवाब साहब से परिचय पाने का कोई प्रयास नहीं किया और अपनी नजरें उनकी ओर से हटा ली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के क्या कारण रहे होंगे? इसका उत्तर है, नवाब साहब की असुविधा एवं संकोच के निम्न कारण रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1, नवाब साहब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। हो सकता है लेखक के सामने खीरे जैसी सस्ती और फालतू वस्तु से शौक करते देखे जाने से उन्हें संकोच हो रहा हो। पॉइंट नंबर 2, नवाब साहब ने किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब वे नहीं चाहते हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करता देखे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। लेखक ने मुंह में पानी आने पर भी खीरा खाने से इनकार क्यों किया? इसका उत्तर है, नवाब साहब ने डिब्बे में चढ़ते समय लेखक के प्रति अरुचि दिखाई थी। अरुचि मीन्स इंटरेस्ट नहीं होना, इसलिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। एक बार फिर जब लेखक से नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए कहा तो लेखक ने आत्मसम्मान को बचाने के लिए एक बार फिर मना कर दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। वाक्य में किस भाषा की शब्दावली प्रयुक्त हुई है और क्यों? इसका उत्तर है, प्रस्तुत वाक्य में उर्दू भाषा की शब्दावली प्रयुक्त हुई है। लेखक ने नवाब साहब को उन्हीं की नवाबी भाषा में उत्तर देने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? इसका उत्तर है, नवाब साहब ने अपने झूठे अनुभव तथा नवाबी शान को व्यक्त करने के लिए गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ देखा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इसका उत्तर है, नवाब साहब ने ऐसा अपने नवाबी अंदाज को दिखाने के लिए किया होगा। उनका ऐसा करना उनके दंभ यानी घमंड, मिथ्या आडंबर यानी दिखावा, झूठा दिखावा, प्रदर्शन प्रियता यानी शो ऑफ एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन के स्वभाव को इंगित करता है। अगला सवाल है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है, मैं इस निबंध को खोखली रईसी का प्रदर्शन का नाम देना चाहूंगा। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 12। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, नवाब साहब ने अपने सामने बिछे हुए तौलिए पर दोनों खीरों को रखा, उसके बाद पानी से उन्हें धोया, फिर उन्हें तौलिए से पूछने के बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरों को काटकर उन्हें गोद लिया। तब नवाब साहब ने दोनों खीरों को बहुत सावधानी से छीला और उनकी फांकें काटकर उन्हें तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला नमक और बारीक पीसी हुई लाल मिर्ची की सुर्खी खीरों की उन फांकों पर बुरक दी। उसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते गए और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए।
अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 13 पर। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो कुछ ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है कई बार सनकें सकारात्मक भी होती हैं। ऐसी सनकों में से कुछ हैं। पॉइंट नंबर 1, दिन में कई बार हाथ धोना। पॉइंट नंबर 2, दिन में 2-3 बार दांत साफ करना। पॉइंट नंबर 3, जूतों को हमेशा चमकाए रखना। पॉइंट नंबर 4, किसी बच्चे को अत्यधिक पढ़ने की सनक हो जाना। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या 14 पर। नवाब साहब की सनक को आप कहां तक उचित ठहराते हैं, क्यों? इसका उत्तर है नवाब साहब की सनक को किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि झूठी आन बान का बनावटी जीवन जीना उचित नहीं है। ऐसा करके बनावटी रईसी तो दिखाई जा सकती है, पर इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि इससे खुद को तकलीफ ही होगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। नवाब साहब खीरा खाने के अपने ढंग के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे? इसका उत्तर है नवाब साहब अपने खीरा खाने के ढंग के माध्यम से अपनी रईसी और नवाबी का प्रदर्शन करना चाहते थे। वे लेखक को यह भी बताना चाह रहे थे कि नवाब जैसे रईस लोग खीरा जैसी साधारण सी वस्तु का आनंद इसी तरह लेते हैं। इसमें उनकी दिखावा करने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी दिख रही थी। इन सारे क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करने और समझने के बाद मैंने कुछ प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले आप इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए और उसके बाद कहानी और अपनी समझ के आधार पर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार कीजिए। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब का मौन रहना भी अखर रहा था और बातें करना भी कचोटने लगा, क्यों? दूसरा सवाल है, लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तीसरा सवाल है, लेखक ने जिस अनुमान के साथ सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था वह गलत कैसे निकला? चौथा सवाल, नवाब साहब ने लेखक के साथ कैसा व्यवहार किया? पांचवा सवाल, नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह में उनकी शराफत झलकती है, कैसे? छठा सवाल, नवाब साहब की स्थिति देखकर और बातें सुनकर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये था यशपाल जी की कहानी लखनवी अंदाज का पूरा एक्सप्लेनेशन। साथ में मैंने आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी बताए और आपके लिए अभ्यास के लिए प्रैक्टिस के लिए भी कुछ प्रश्न बताए। आई होप ये आपको पसंद आया हो। जल्द ही मैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।